बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं इंतज़ार हुसैन मथरुमा। सलमान रुश्दी का मामला जो है वो पूरी दुनिया में ज़ेर बहस है। बेसिकली बहुत से क्वेश्चंस लोगों के माइंड में गर्दिश कर रहे हैं कि सलमान रुश्दी कौन था, वो मुसलमान था, वो हिंदू था, ईसाई था, यहूदी था, कौन था, और उसके ऊपर हमला हुआ अमेरिका के अंदर, तो वो हमला क्यों हुआ, उसकी वजह क्या थी। तो इसके ऊपर जो है वो बहस मुबासा जो है वो चलता रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं उसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखूँगा कि वो कौन था, कहाँ पैदा हुआ, किधर गया, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या थी, उसके ऊपर हमला क्यों हुआ, वो इतने दिन हमले से बचा कैसे रहा। तो ये पूरी डिटेल जो है वो मैं अब आपके सामने रखूँगा, और उसकी करंट पोजीशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सलमान रुश्दी 1947 में इंडिया में पैदा हुआ। पाकिस्तान अभी नहीं बना था तब। इंडिया में पैदा हुआ और वो एक कश्मीरी फैमिली में पैदा हुआ, और उसके बाद उसकी क्वालिफ़िकेशन हुई। उसके बाद वो एक राइटर बन गया। राइटर बनने के बाद उसने मुख्तलिफ़ किताबें लिखना स्टार्ट कर दी। किताबें जो उसकी थी वो मोस्टली तौर पर क्रिटिसिज्म होता था, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर क्रिटिसिज्म होता था, क्रिटिसाइज़ करता था चीज़ों को, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर। तो एट द एंड करते करते उसने एक अपनी किताब लिखी जिसका नाम था स्टैनिक वर्सेस। इस किताब में उसने मुसलमानों को, इस्लाम को, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा कराम को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। उसने नौज़बिल्ला जो सहाबा कराम के फेथ थे, बिलीव थे, उसके ऊपर क्वेश्चन उठाए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाए। तो जब ये किताब मार्केट में आई, पब्लिश हुई, तो इसके ऊपर मुसलमानों ने एहतजाज किए, बहुत वसी पैमाने पर एहतजाज हुए। और ज़ाहिर एहतजाज होने थे कि मुसलमानों का जो बेसिक बिलीफ थे, मुसलमानों का जो एतकाद था, उसको छेड़ा गया था, तंग किया गया था, उसके ऊपर तनकीद की गई थी। तो उनका वो जो एहतजाज है वो होना भी चाहिए था, बनता भी था। तो सलमान रुश्दी ने अपने इस किए पे शर्मिंदा नहीं हुआ, उसने इसके ऊपर माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि अड़ा रहा। तो ईरान के उस वक्त के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खुमैनी साहब, उन्होंने फतवा दिया कि इस बंदे को, यानी मलऊन सलमान रुश्दी को जो मारेगा उसको तकरीबन $22 लाख इनाम दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी रकम थी, और उसके ऊपर लोगों ने कुछ हमले भी किए जिनसे वो बचता गया, चलता गया, निकलता गया। एट द एंड वो शिफ्ट हो गया यूके में शिफ्ट होके उसने वहाँ की शहरियत हासिल की, वहाँ की लोकेलिटी ने उसको प्रमोट किया, उसको प्रोटेक्शन दी, उसकी हिफाजत की। क्योंकि जो वेस्टर्न है वो हमेशा यहाँ के लोग जो तनकीद करते हैं इस्लाम के ऊपर, या जो तनकीद करते हैं मुसलमानों के ऊपर, या हमारे मज़हब को तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो वो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं, और उसको उठा देते हैं कि ये बहुत बड़ा स्कॉलर है, ये कोई बहुत बड़ा बंदा है। हालांकि उनको भी पता होता है, लेकिन वही मामला जो है वो सबके सामने है। बहरहाल वहाँ पे उसको जो है ना वो प्रोटेक्शन मिली, उसको उन्होंने अपने पास रख लिया कि ये जो है ये यहाँ पे यूके में रहेगा। तो उसकी हिफाजत से वो रहता रहा, और वो छुपा भी रहा कि कहीं पे वो दूसरे मुसलमानों के हथे ना चढ़ जाए, छुपा रहा, छुप के रहता था। पिछले कई इंटरव्यूज़ में उसने ये भी बताया है कि वो मुसलमान घराने में पैदा हुआ, लेकिन अब वो एक सेकुलर बंदा है और एथियस्ट है, यानी अब वो इस्लाम के जो असूल हैं उनके ऊपर यकीन नहीं रखता, वो अब खुदा को नहीं मानता। तो आप कह सकते हैं कि अब वो मुसलमान नहीं रहा। तो जब वो बेसिक चीज़ों को ही नहीं मानता तो वो मुसलमान कैसे रहा। तो उसके बाद उससे काफ़ी बार क्वेश्चंस भी किया गया है कि वो पाकिस्तान और इंडिया में से किस को प्रीफ़र करता है। तो इसमें उसका आंसर होता है कि वो इंडिया को प्रीफ़र करता है। किस वजह से करता है वो भी उसने खुद ही बताया हुआ है अपने इंटरव्यूज़ में। उसने कहा है कि इंडिया में चूँकि सेकुलरिज़म है, वहाँ पे लोग जो हैं वो सारे सेकुलर हैं, इसलिए आज़ादाना एनवायरनमेंट है, आज़ादाना माहौल है। इस आज़ादाना माहौल की वजह से मैं पाकिस्तान की निस्बत इंडिया को तरजीह देता हूँ कि वहाँ पे जो है वो मज़हब के ऊपर ज़्यादा अमल नहीं किया जाता, वहाँ पे जो है वो आज़ादी है, इसलिए वो
انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے یا ان کی تعریف کرتا ہے۔ UK میں رہا، اس کے بعد یہ امریکہ شفٹ ہو گیا، یونائٹڈ اسٹیٹس میں اس نے اپنی رہائش رکھ لی، اور پچھلے کچھ سالوں سے اس کو محسوس ہوا کہ میں جو ہوں اب مجھے پبلک کے سامنے آنا چاہیے، تو اب وہ پبلک کے سامنے آنا شروع کر دیا اس نے۔ جب اس نے یہ کتاب لکھی تھی تو اس وقت مختلف جو ممالک تھے انہوں نے اس کی کتاب کے اوپر پابندی لگائی تھی، اور وہ جو ممالک تھے وہ ٹوٹل 13 ممالک تھے۔ وہ کون سے ممالک تھے یہ دیکھیں، آپ کے اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ ان میں پاکستان تھا، اس کے بعد ان میں ایران تھا، انڈیا تھا، بنگلہ دیش، سری لنکا، سوڈان، ساؤتھ افریقہ، کینیا، تھائی لینڈ، تنزانیہ، انڈونیشیا، سنگاپور اور وینزویلا۔ یہ وہ والے کنٹریز تھے جنہوں نے اس کی کتاب سٹینک ورسز کے اوپر پابندی لگائی تھی جب یہ کتاب پبلش ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد یہ تب سے لے کر آن ورڈ جو ہے وہ انڈیا میں نہیں رہ رہا بلکہ باہر ہی رہ رہا ہے، اور بعد میں جو وہ ایران والا جو اماؤنٹ تھی جو تقریباً 22 لاکھ ڈالر تھی، اس کو بعد میں انکریز کر کے تقریباً 33 لاکھ ڈالر کر دیا گیا تھا۔ تو اب وہاں پہ امریکہ کے اندر جب یہ خطاب کرنے والا تھا ایک ادارے کے اندر جہاں پہ اس نے ثابت کرنا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ان رائٹرز کے لیے جنت ہے جو دوسرے ممالک سے ہجرت کر کے امریکہ آتے ہیں، تو ابھی اس کا انٹروڈکشن چل رہا تھا کہ وہاں کے اس کے اوپر حملہ ہوا۔ حملہ کرنے والا جو ہے وہ اس کا نام تھا ہادی مطار، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے یعنی اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ لبنان سے مائگریٹ کر کے امریکہ ہوئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ اب جو ہے وہ تو امریکن ہی تھا۔ اس کے بعد یہ زخمی ہو کے ہاسپٹل چلا گیا۔ ہاسپٹل میں اس کی حالت جو ہے وہ خطرے سے اس طرح باہر ہے کہ یہ مرا نہیں ہے، بچ گیا ہے، لیکن اس کی کہتے ہیں ایک آنکھ بھی ضائع ہوگی، ایک بازو بھی ضائع ہوگا، اس کا جگر بھی زخمی ہے، لیکن اس کو بھی ٹائم لگے گا ریکور ہونے میں، لیکن یہ بہرحال موت سے جو ہے وہ بچ گیا ہے۔ تو مسلمانوں کے جو جذبے ہیں وہ کبھی بھی نیچے نہیں آتے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے کتنے دن ہیں اور اگلا حملہ اس کے اوپر کون کرتا ہے، کتنے دن اس کی زندگی کے باقی ہیں۔ تو یہ تو فیصلہ جو ہے وہ وقت کرے گا کہ اگلا حملہ کون کرتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔